नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे देश का बहुत हॉट इशू है। आज़ादी के बाद यानी कि 1947 के बाद जिन इश्यूज़ पर अपने को काम करना था, जिन पर मुझे लगता है कि स्थायी समाधान करने की आवश्यकता थी, अंग्रेज़ों के द्वारा स्थायी सेटलमेंट किए गए थे। उन सेटलमेंट्स के बाद देश में चूँकि सरकार बदल गई तो बीच का बिचौलिया वर्ग हटाया गया था। अंग्रेज़ों के समय पर जो प्रॉपर्टियां जिसको अलॉट की या जो उन्होंने अपने इस्तेमाल के लिए रखी थी, यानी कि उन्होंने कुछ चर्चेस बनवाए थे अपने लिए, कुछ मिशनरी के स्कूल खोले थे अपने लिए, कुछ मिशनरी के दवाखाने या हॉस्पिटल्स अपने लिए खोले थे, उन सब पर वो चूँकि सरकारी थे, उन सब पर काम करने की आवश्यकता थी। पाकिस्तान के बंटवारे के बाद जो भारत में वक्फ़ें बनाई गई थीं, जो प्रॉपर्टियां भारत में छोड़ी गई थीं, उन पर दुश्मनों ने यानी कि जिन्होंने पाकिस्तान बनाया उन्होंने सिस्टमैटिक खेल खेला था। 8 लोग अगर थे परिवार में तो 7 चले गए पाकिस्तान, एक को बाकी की संपत्ति देकर चले गए थे। पाकिस्तान 10,38,000 किलोमीटर का पहले बना, फिर 1,25,000 किलोमीटर उन्होंने जम्मू कश्मीर पर हमला करके ले लिया, यानी कि लगभग 12 लाख स्क्वायर किलोमीटर हो गया। और 6 से 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर इस हिस्से में जो उनके पास पहले था वो प्रॉपर्टी भी उनके बंधुओं के पास ही रही, यानी कि 42 लाख स्क्वायर किलोमीटर में से लगभग 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश मिलाकर उनके पास है। आप सोच लिए 13% आबादी के पास उस समय लगभग 50% से थोड़ी बहुत कम ज़्यादा प्रॉपर्टी उनके पास रही, और बाकी की जो 87% 87% पॉपुलेशन थी उसके पास 50% के लगभग ज़मीन बची। बाकी बची वो ईसाई जो इंग्लैंड चले गए, वो ईसाइयों की ज़मीनें, वो ईसाई के नाम से सरकार की ज़मीनें उनके पास ही रहीं। तो विषय गंभीर कितना हो सकता है कि एक हाई कोर्ट को राज्य सरकार को कहना पड़ता है कि भाई सांप्रदायिक शक्तियों के पास संप्रदाय के नाम से, यानी कि ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस या रिलीजन के नाम से जो प्रॉपर्टियां कब्जा की गई हैं या जिन पर लोग बैठे हुए हैं, उनको 6 महीने में सर्वे करके हमारी अदालत में लगाइए और इस पर निर्णय लीजिए। केंद्र सरकार को उनको कहना पड़ा कि भाई इस पर कोई यूनिफॉर्म लॉ क्यों नहीं बनाते आप, क्योंकि यूनिफॉर्म लॉ तो उस समय जब हम आज़ाद हुए थे तो केंद्र का सरकार के पास ही सब कुछ था। केंद्र की सरकार 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने से पहले ही इन विषयों पर तो सेटलमेंट करना ही था उसको, लेकिन केंद्र की सरकार ने संपत्तियों पर कोई सेटलमेंट नहीं किया। यहाँ तक कि आर्मी की जो विभिन्न प्रकार की फ़ौजें हैं, राज्य सरकारों की उस समय फ़ौजें थीं या जो सुल्तानों की फ़ौजें थीं, या मैं कहूँ कि जो लोकल गवर्नमेंट बनी हुई थी, रियासतें थीं, उनकी जो फ़ौजें थीं, उन फ़ौजों का इंटीग्रेशन भी नहीं हो पाया था। आज भी हमारे यहाँ पंजाब रेजिमेंट यानी कि सिख रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, ये रेजिमेंट, गुरखा रेजिमेंट आज भी उन्हीं स्टेट्स के नाम से वो बनाई गई हैं। और ऐसा ही कुछ जो टेरिटोरियल फोर्सेस हैं उनके लिए भी है। पुलिस भी आज भी भारत में एक नहीं है। भारत में न्याय व्यवस्था भी पूरे देश में एक नहीं है। राज्यों के अपने कानून हैं, राज्यों की लैंड व्यवस्था एक सी नहीं है, राज्यों के सिविल लॉज एक से नहीं हैं। सब जगह अलग अलग अपने अपने हिसाब से जिन राज्य में जैसा हो चल सकता था वैसा चलाया गया। यानी कि केंद्र सरकार इस मामले को उस समय नेहरू के नेतृत्व में बनाई गई, वो विषय सॉल्व ही नहीं कर पाई जिन विषयों पर उसको काम करना था। नतीजा निकला कि जब हमने काम करना शुरू किया, हमने मतलब हमारे जैसे लोगों ने काम करना शुरू किया, तो हमने कई वर्ष पहले वक्फ़ों का खेल खोला और कहा कि भाई ये वक्फ़ों का बहुत बड़ा देश में जमा पड़ा है। जब मैंने उसको खोला था तब देश ने उस पर ध्यान नहीं दिया, देश ने उस पर कोई रिएक्शन भी नहीं किया। हाँ, कुछ लोगों ने उस पर अप्रिशिएट किया था, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, इनको बताइए, उनको बताइए, PIL डालिए, फला करिए, धमाका करिए, ऐसे कुछ लोगों ने कमेंट करके छोड़ दिए थे। उनकी इतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इससे ज़्यादा उन्होंने कुछ नहीं करना था। लेकिन विषय जब खुले तो आप देख रहे हैं वक्फ का विषय कितना बड़ा है। मैंने क्रिश्चियन प्रॉपर्टी के विषय में भी जो ईसाइयों के कब्जे में है उस पर भी कहा था। मैंने लगातार कहा है कि जहाँ पर जिलाधिकारी बैठा, जिलाधिकारी ने अपने बगल में एक चर्च बनाया, वो ज़मीन सरकार की थी। उसने उसमें एक विद्यालय बनाया अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो ज़मीन सरकार की थी। जहाँ उसकी फ़ौज पड़ी वहाँ पर एक एसोसिएटेड चर्च बनाया, जो ज़मीन उस
मतलब फौज की थी, और ऐसे ही अस्पताल बनाए जो जमीन सरकार की थी। यानी कि उस समय चूंकि ईसाई सरकार ही थी इसलिए जमीन उनकी थी। 1927 में मैंने ये भी बताया था कि 1927 में चर्च ऑफ इंग्लैंड इन इंडिया को ब्रेक कर दिया गया। ये सारे चर्चेस चर्च ऑफ इंग्लैंड के द्वारा गवर्न किए जा रहे थे। 1927 में उसको ब्रेक करके ये कहा गया कि भाई ये जो चर्चेस हैं भारत में, वो चर्चेस भारत में ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डील होने चाहिए। तो उनके जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो भारत के चर्चों को दे दिया गया, यहाँ के बिशपों को दे दिया गया। आज़ादी के बाद चूंकि सारी ट्रीटियां ब्रेक हुई, सब कुछ ब्रेक हुआ, सनदें ब्रेक हुई, तो आज़ादी के बाद 1948 में नेहरू जी की सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नेहरू जी की सरकार ने उसमें यह कह दिया कि भाई ये जो सरकार मैनेज करती थी या सरकार जो ऑर्गेनाइज करती थी वो चर्चों का मैनेजमेंट सरकार के ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं होगा, जो जहां पर काबिज है वो उसका ऑर्गेनाइजेशन करेगा। 1965 में इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान, मेरे ख्याल से वो 65 या 68 का ऑर्डर है, उस समय उन्होंने ये राज्य सरकारों को कह दिया कि भाई ये चर्च ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट तो ठीक है कि ईसाइयों के पास रहेगा या उनके जो भी पास्टर फादर जो भी रहते हैं उनके पास रहेगा, लेकिन जो संपत्तियां हैं वो राज्य सरकार का डोमेन है, राज्य सरकार उस पर चेक कर सकती है, राज्य सरकार अपने यहाँ कागज निकलवाए। राज्य सरकार की ज़मीन पर अगर वो बने हुए हैं तो वो राज्य को बिलोंग करने चाहिए, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन जो चल रही है उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहती। मैं मतलब सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, केवल ऑर्गेनाइजेशन पर। जिस जमीन पर वो ऑर्गेनाइजेशन चल रही है वो ज़मीनें राज्य सरकार तय करेगी। अब केरला में एक बहुत बड़ा इस तरह का इशू आया, यानी कि भारत में रिलीजन के नाम से, चाहे वो वक्फों की रिलीजन हो, चाहे वो मतलब मुस्लिम रिलीजियस वक्फे हों जो अल्लाह के नाम संपत्ति दे दी जाती है, ऐसा कहते हैं। अल्लाह का पूरा संसार नहीं मानते, शायद वो उतनी ही संपत्ति मानते हैं जितनी अल्लाह को दे दी जाए, यानी कि जो अल्लाह देने वाला है हम मतलब उन सभी को, वो उस अल्लाह को ज़मीन दे देते हैं पायस पर्पस से, और कहते हैं कि भाई ये तो अलमाइटी गॉड के लिए हो गई, अल्लाह के लिए हो गई, और ये ज़मीन अल्लाह के लिए होगी। वंस अ वक्फ इज़ ऑलवेज वक्फ। तो रिलीजन के नाम से भारत में जो इनक्रोचमेंट चला, ज़मीनों पर जो काबिज हुए, ख़ास तौर से ज़मीनों, इस ऑर्डर में जो केरला हाई कोर्ट ने आज किया है उसमें उन्होंने कहा जो सरकारी ज़मीनें हैं, चाहे वो कोस्टल लैंड हो, चाहे वो बंजर भूमियाँ हों, चाहे वो भीटा की भूमि हो, चाहे वो पास्टर लैंड हो, चाहे वो और किसी जलाशय वलाशय की ज़मीनें हो, कोई भी प्रकार की, कुल मिलाकर जो ज़मीनें हैं वो ज़मीनें सरकारी ज़मीनें हैं। अब उन सरकारी ज़मीनों पर रिलीजन के नाम से कब्जा कर लिया गया, और रिलीजन के नाम से अगर उन ज़मीनों पर कब्जा कर लिया गया तो फिर वो ज़मीनें कौन वापस लेगा, कैसे वापस लेगा। केरला हाई कोर्ट में हाई कोर्ट ऑफ केरला एट एर्नाकुलम में जो अपील आई वो ऑनरेबल जस्टिस पी सोमराजन के अदालत में आई, और ऑनरेबल जस्टिस पी सोमराजन की अदालत में सेक्शन 482 सीआरपीसी के तहत केस आया। तो उन्होंने पूरा डिफाइन किया कि 482 में मेरे को क्या अधिकार हैं, क्या नहीं है, और हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। हालांकि डोमेन या आर्टिकल 226 कॉन्स्टिट्यूशन का बनता है, लेकिन चूंकि अपील 482 में आई है, तो फिर इसमें इनहेरेंट पावर हमको कितनी है, ये उन्होंने हाई कोर्ट के ऑर्डर से ये वो करके बताया। मामला था एक साइनो मालाबार चर्च के आर्क बिशप का। साइनो मालाबार चर्च के आर्क बिशप कार्डिनल मार जॉर्ज एल्चेरी, जिनकी आयु 74 ईयर्स है, उनके कुछ सहयोगी भी हैं, उन पर एक जोशी वर्गीज ने केस कर दिया। उनकी आयु 56 वर्ष की है। उन्होंने केस क्या किया, उन्होंने कहा भाई ये जो ज़मीनें हैं, ये ज़मीनें गलत तरीके से बेची जा रही हैं, ये क्राइम है। उन्होंने उन पर एफआईआर करवा दी। राज्य सरकार ने एफआईआर लिख ली, इनके खिलाफ कई एक लोगों ने केस फाइल कर दिए। और हुआ क्या था, हुआ ये है कि ज़मीन खाली पड़ी हुई है, ज़मीन पर एक एसोसिएशन चर्च के नाम से बनाई गई, चर्च को पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई। आप सोचिए, चर्च को पावर अटॉर्नी दी गई, उस इंस्टीट्यूशन ने प्रॉपर्टी सेल कर दी और 59 करोड़ रुपया नेशनलाइज्ड बैंक से लोन भी ले लिया। लेकिन ये जो पावर ऑफ अटॉर्नी बनाई जा रही है, ये जो कागज बनाए जा रहे हैं जिनके आधार पर वो सेल की जा रही है ज़मीन,
मतलब आर्क बिशप, ये जो चर्च है, चर्च का मालिक आर्क बिशप होता है, चर्च के नाम से प्रॉपर्टी चढ़ा दी गई, उस पर एक संस्था बनाएगी, संस्था के नाम प्रॉपर्टी चढ़ी हुई है, संस्था ने 58 करोड़ रुपया लोन ले लिया और फिर उस संस्था ने वो जमीन बेच भी दी। संस्था के पास पावर कहां से आई, तो उसको पावर ऑफ अटॉर्नी दी जा रही है। हाई को ये मामला जब पुलिस के पास पहुंचा तो पुलिस ने इनसे मांगा कि भाई ये इसकी ओनरशिप बताओ। केस, क्रिमिनल केस इनके खिलाफ चल ही रहा था, आर्क बिशप के खिलाफ कई एक केसेस फाइल हो गए, कई एक पुलिस स्टेशन में फाइल हो गए, तो ये हाई कोर्ट आए कि भाई ये सारे केसेस मेरे खिलाफ क्वैश कर दिए जाएं। जो कॉग्निजेंस नीचे का अदालत ले रही है वो कॉग्निजेंस क्वैश कर दिया जाए, मेरे खिलाफ कोई भी केस आगे कंटिन्यू न रखा जाए। हाई कोर्ट ने इनकी बात सुनी। ऑनरेबल, जैसे मैंने कहा, ऑनरेबल जस्टिस पी सोमराजन ने इनकी बात सुनी। सुनने के बाद उन्होंने ये पूछा कि भाई आप ठीक है कि अगर आपने क्राइम नहीं किया है, जो ये पार्टी दिखा रही है साहब ये ज़मीन हमारी है, देखिए हमने 58 करोड़ रुपया इस पर लोन ले रखा है, बैंक ने सारा कागज़ हमारा चेक किया हुआ है। अब बैंक ने सारा कागज़ अगर हमारा चेक किया हुआ है तो साहब इस ज़मीन के ऊपर ये जो हमने सेल किया है इस पर मैंने फ्रॉड क्या कर दिया। कोर्ट ने इनसे सिंपल एक प्रश्न पूछा और कोर्ट ने यह कहा कि हमें सिर्फ एक बात बता दो कि चर्च के पास टाइटल कहां से आया, चर्च उसका ओनर कैसे है। चर्च के पास पावर ऑफ अटॉर्नी है। पहली बात तो यह है कि पावर ऑफ अटॉर्नी लिविंग विंग को दी जा सकती है, यानी कि जो जीवित है उसको ही पावर ऑफ अटॉर्नी दोगे। पावर ऑफ अटॉर्नी चर्च को कैसे मिल गई, इंस्टीट्यूशन को तो पावर ऑफ अटॉर्नी दी नहीं जाती। चर्च को पावर ऑफ अटॉर्नी मिल गई, उस पावर ऑफ अटॉर्नी जो आपने फर्जी तरीके से बनवाई है या जो बनाई गई है कूटरचित दस्तावेजों के द्वारा, उस पावर ऑफ अटॉर्नी से पावर आर्क बिशप ने ले ली, जो साइनो माइलावार चर्च का बिशप है, और बिशप ने प्रॉपर्टी करोड़ों रुपए में बेच रहा है। तो सिर्फ एक बात बताओ कि ये जो पावर ऑफ अटॉर्नी है पहले तो इंस्टीट्यूशन को कैसे आ गई, चलिए आ गई, किसी तरह आ गई, गलत तरीके से आ गई। अब जिसने पावर ऑफ अटॉर्नी की है उसकी ओनरशिप, या कोई भी व्यक्ति, कोई संस्था जिसकी ओनरशिप किसी प्रॉपर्टी पर ना हो वो प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है, उस पर पावर ऑफ अटॉर्नी बना सकता है, उस पर कोई डॉक्यूमेंट बना सकता है क्या? तो सवाल यह है कि जिसके पास पावर नहीं है, जिसके पास टाइटल नहीं है, जिसका संपत्ति पर किसी प्रकार का अधिकार नहीं है, उसके पास किसी प्रकार का प्रमाण नहीं है, वो संपत्ति को बेच कैसे सकता है, वो संपत्ति पर पावर ऑफ अटॉर्नी कैसे बना सकता है? अब ये आर्क बिशप साहब, मेजर आर्क बिशप इनको कहते हैं, मेजर आर्क बिशप साहब के पास उसका कोई जवाब नहीं था। 74 साल की उनकी उम्र होगी, 74 इयर्स की उनकी एज है, और उनके पास कोई उसका उत्तर नहीं था। फंस गए। ऐसी परिस्थिति में हाई कोर्ट को लगा भाई ये तो बड़ा गड़बड़ इसमें चल रहा है। उन्होंने कहा कि भाई इस पर तो जो सीबीआई है, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन भी हो सकता है। उन्होंने राज्य सरकार को आदेश दिया, राज्य सरकार से कहा कि भाई ये जो गोरख धंधा रिलीजन के नाम से चल रहा है हमारे देश में, इस गोरख धंधे पर सरकारी संपत्तियों को कैसे वापस लिया जाए, हाउ टू री बैक, यानी कि राज्य की संपत्ति राज्य के पास कैसे है पहले ये तय करिए, और राज्य की संपत्ति राज्य के पास लेकर आइए। अगर आप राज्य की संपत्ति को सर्वे करिए और ये पता करिए कि ऐसे कितने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस प्रदेश में हैं, ऐसे कितने रिलीजियस संस्थान या रिलीजन के नाम से चर्च बने हों, मंदिर बने हों, या मस्जिदें बनी हों, गुरुद्वारे बने हों, जो भी रिलीजन के नाम से सरकारी संपत्तियां या इन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस की ओनरशिप जरा देख लीजिए किसकी है, और अपनी संपत्तियों को जरा मैनेज कर लीजिए, क्योंकि आपके अधिकारी मिले होंगे, आपके अधिकारी निश्चित रूप से इसमें इन्वॉल्व होंगे। तो कम से कम आप इतना करके हमें सर्वे करके बताइए कि कितनी संपत्तियां हैं जिन पर ये गलत तरीके से चर्च बने हुए हैं, और ये जो बने हुए चर्च हैं इसकी ओनरशिप किसकी है। साथ में उन्होंने केंद्र सरकार को जो लिखा, केंद्र सरकार से उन्होंने कहा भाई चूंकि ये जो विषय है वो तीसरी अनुसूची की एंट्री नंबर 28 की है, यानी कि तीसरी अनुसूची सातवें शेड्यूल की, भारत के संविधान की 7वें शेड्यूल की तीसरी लिस्ट में एंट्री नंबर 28 है। ये तीसरी लिस्ट का मतलब ही कंकरेंट लिस्ट है। कंकरेंट लिस्ट का मतलब है जो चैरिटी के विषय हैं, जो चैरिटेबल ट्रस्टें हैं, जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं,
उन सब पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, और कानून और राज्य और केंद्र दोनों ही इस पर काम कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी भले ही स्टेट का सब्जेक्ट हो, लेकिन जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, जो चैरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, या जो इस प्रकार के एनजीओज हैं, इन पर तो केंद्र सरकार कानून बना सकती है। ऐसा भारत में यूनिफॉर्म कानून होना चाहिए जो सभी प्रदेशों में एक सा हो। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन कैसे चलेंगे? मुझे लगता है उनका सीधा इशारा इन चर्च की प्रॉपर्टियों पर था, की तरफ था। उनका सीधा इशारा ये वक्फ वाले गेमों पर था। उनका सीधा इशारा उन मंदिरों पर रहा होगा जो मंदिर सरकारी जमीन पर इनक्रोच करके बनाए गए। तो उन्होंने कहा भाई ये जो चर्च है, जिस चर्च की बात कर रहे हैं, इसका कब्जा 99.9% भूमि पर है, और इसने जितनी जमीनें ये बेची हैं, इस जमीन में एक में भी इसके पास ओनरशिप नहीं है। ये फर्जी टाइप की पावर अटॉर्नी बनाते हैं, उस पावर अटॉर्नी में बिशप बैठता है, बिशप उसको बेच देता है। और मजे की बात यह है कि सबसे इंटरेस्टिंग, इन्होंने कहा, ऑनरेबल कोर्ट ने कहा, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 58 करोड़ रुपया भारत की नेशनलाइज्ड बैंक ने फिनेंस भी कर दिया इस जमीन पर बिना कागज चेक किए। और दूसरी बात तो उन्होंने कहा कि भाई हमारा रजिस्ट्रार जो बैठता है, जो अथॉरिटी बैठती है, जो रजिस्टर करती है, प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करती है, उसने भी कभी नहीं देखा कि भाई ओनरशिप है कि नहीं है। वो भी पावर ऑफ अटॉर्नी जो बनी हुई थी, उस पावर ऑफ अटॉर्नी और पोजीशन के आधार पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे थे, और प्रॉपर्टियां बिक रही हैं, ये बिशप पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। तो फिर ये चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, चर्च ऑफ साउथ इंडिया और दुनिया भर के भारत में बिलीवर चर्च, नॉन बिलीवर चर्च, ऐसे बहुत सारे चर्चेस ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने बना रखे हैं। इनको सबको मालूम है कि ये सारी संपत्तियां सरकारी संपत्तियां हैं। आज देश में अंग्रेजों के समय का कोई भी चर्च जो बना हुआ है, या तो अंग्रेजों ने उन लोकल अथॉरिटीज से उसको लीज करवाया था 99 साल की पट्टे पर, और या फिर वो जमीन राज्य सरकार के, मतलब सरकार के कब्जे में थी, वहां पर उन्होंने चर्च बनाकर अपने लिए पूजा करना शुरू कर दिया। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे यहां मुख्यमंत्री जी का एक सेक्रेटरीट होता है, उस सेक्रेटरी सचिवालय के अंदर जो लोग रहते हैं, उन्होंने वहां मंदिर बना लिया हो, खुली जगह पड़ी है, उन्होंने मंदिर बना लिया, भाई पूजा पाठ कहां करेंगे? अब सरकार चली गई, सिस्टम बदल गया, लेकिन वहां जो पुजारी बैठाया था, वो पुजारी ये कहता है कि ये सारी जमीन सचिवालय सहित हमारी है, या जो ओपन लैंड पड़ी हुई है ये सब हमारी है, क्योंकि ये तो मंदिर की भूमि है। वैसे ही अंग्रेज यहां से चला गया, ईसा, मतलब अंग्रेज कहना ठीक नहीं होगा, ईसाई यहां से चले गए, लेकिन जो यहां के काले ईसाई थे, मतलब भारतीय ईसाई थे, वो तो यहीं पर रह गए, वो संपत्तियों पर काबिज थे, वो वहां पास्टर बन गए, वो वहां फास्टर बन गए, वो वहां फादर बन गए, वो वहां पता नहीं बिशप बन गए, आर्क बिशप बन गए, और क्या क्या बन गए। और उन संपत्तियों पर उन्होंने एक नकली टाइप की ऑर्गेनाइजेशन बनाई, एक सोसाइटी रजिस्टर की, या फिर आजकल तो मैं देख रहा हूं कि कंपनियां रजिस्टर हो जाती हैं, कंपनी रजिस्टर की उस एड्रेस पर, और ये घोषित कर दिया कि भाई ये जमीन जो है वो हमारी कंपनी की है, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन की है, हमारे एसोसिएशन की है। और इस एसोसिएशन को पहले किसी ने एक पावर अटॉर्नी दे रखी है, उस पावर ऑफ अटॉर्नी, मतलब इंस्टीट्यूशंस को, ये कंपनी को पावर अटॉर्नी दे रखी है, और वो इंस्टीट्यूशन जो है वो पावर अटॉर्नी का इस्तेमाल करते हुए उसको बेच रहा है, ओनरशिप किसी के नहीं। तो इस पर यूनिफॉर्म लॉ होना चाहिए। मुझे लगता है विषय कोई आसान नहीं, बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि लाखों लाख एकड़ जमीनें इसमें हैं, लाखों लाख एकड़ और नंबर्स इन जमीनों पर है जो गलत तरीके से बेची जा रही हैं। ये क्या करते हैं बिशप? ये भाई दूसरा गेम भी इसके साथ करते हैं। एक तो कन्वर्जन करवाया, और कन्वर्जन करवा के जमीनें इनके पास हैं, तो एक कोने में उनको 50 गज देकर बसा दिया। अब जिसको फ्री में 50 गज जमीन मिल रही है, लालच में वो कन्वर्ट हो जाता है, तो इनकी सियासत वहां से चलती है, वो मरने जीने को तैयार रहता है। और चूंकि ईसाई जमीनें सबकी सब, ये जो बिशप बैठता है या डायस बैठता है, यही ओनरशिप रखता है, किसी को भी बाहर निकाल सकता है, किसी को भी अंदर रख सकता है, तो कोई इनके खिलाफ बोलता भी नहीं है ईसाइयों में। तो पहले तो सारी संपत्तियां सरकारी हैं, ऐसा हाईकोर्ट ने कहा। मैंने कुछ दिन पहले, आज से 1 महीने पहले कहा था कि भाई ये सारी संपत्तियां सरकारी हैं, तो मेरे पास तमाम तरह के मेल आ गए, तमाम तरह के फोन आ लिए, और लोगों ने ये कह दिया हमारे स्टाफ से कि आपको ये बोलने का अधिकार क्या है, आपने कह दिया फ्रॉड है। आज तो हाईकोर्ट का ऑर्डर आ गया है, मैं केस नंबर बता रहा हूं, ऐसे जितने प्रश्न करने वाले लोग थे उनको सबको हाईकोर्ट के इस ऑर्डर को पढ़ना चाहिए, जिसमें ऑनरेबल कोर्ट ने ये क्या, क्रिमिनल मिसनीलियस कंप्लेंट नंबर 8936 8936 ऑफ 2019 केरला हाई कोर्ट,
मैं फिर से कहता हूं, क्रिमिनल मिसलिनियस कंप्लेंट नंबर 8936 ऑफ 2019, हाई कोर्ट ऑफ केरला एट एर्नाकुलम। जजमेंट देख लीजिए, ऑर्डर देख लीजिए, केंद्र सरकार को उन्होंने बोला हुआ है। इसकी एक कॉपी, इसका एक लिंक मैं नीचे कमेंट बॉक्स में लगाऊंगा, आप उसको पढ़ लीजिए कि हाई कोर्ट क्या कह रहा है। और कह रहा है कि भाई ये जो सरकारी संपत्तियां हैं जिन पर इनक्रोच करके ये लोग बैठे हुए हैं, जिनके कब्जा इन लोगों ने जबरदस्ती कर रखा है, जो एसोसिएशन बना कब्जा कर रखा है, इनको चिन्हित किया जाए, इन संपत्तियों को वापस राज्य में विलय किया जाए और इन सबको पनिश किया जाए। और केंद्र सरकार इस पर कोई यूनिफॉर्म लॉ बनाए, कोई ऐसा कानून बनाए जो सबके ऊपर लागू हो, जो सब इसमें कवर हो। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को इस पर एक्टिव हो जाना चाहिए। हाई कोर्ट का ऑर्डर है, वो कह सकते हैं कि हम अपने मन से नहीं बना रहे, ये तो हाई कोर्ट का ऑर्डर है और हाई कोर्ट के ऑर्डर को हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, इसलिए यूनिफॉर्म लॉ बना रहे हैं इन विषयों पर। और इन विषयों पर जो यूनिफॉर्म लॉ बनाया जा रहा है वो सभी राज्य सरकारों पर लागू होगा, क्योंकि कंकरेंट लिस्ट है। चैरिटी को लेकर, चैरिटेबल ट्रस्ट को लेकर, या फिर चैरिटी पर्पज से किसी भी तरह का इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन को लेकर। उन्होंने कहा भी है इसमें कि आर्टिकल 19(1)(c) में मैं मानता हूं राइट टू एसोसिएशन इज अ फंडामेंटल राइट, बट लीगल फ्रेमवर्क में तो सभी आएंगी ना। आप कोई भी रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन बना ली और आपने ट्रांसफर कर ली, आपने गलत तरीके से उस पर पावर अटर्नी बना ली और आपने उसको सेल करना शुरू कर दिया, चाहे वो रजिस्टर है नहीं है तो भी, केवल कब्जे के आधार पर, क्योंकि बिशप है, दुनिया ये समझ रही बिशप है तो मालिक यही है, और ये प्रिजम्पशन पर चल रहा है केवल, इसका कोई लीगल बेस, लीगल बैकग्राउंड, लीगल अथॉरिटी नहीं है। मुझे लगता है कि जो काम 1947 के बाद राज्य सरकारों को या केंद्र सरकार को करने चाहिए थे, वो काम करने में विफल रही हैं। हाँ, ये जरूर है 2014 के बाद जो सरकारें बैठी, पहले 4-5 साल तक उनको देश को समझने संभालने में लगा, उसके बाद धीरे धीरे इन पर काम होना शुरू हो गया है। लेकिन अभी भी सचिवालयों का, सचिवों का, और ये ऐसा जमघट है उन सरकारी कर्मचारियों का, मंत्रियों का, राजनेताओं का, ऐसा जमघट है कि वो इन संपत्तियों से जकड़े हुए हैं, इसलिए वो इससे बाहर आना ही नहीं चाहते। सरकार का इंटेंशन सही हो सकता है, सरकार सही दिशा दिखा सकती है, लेकिन वो सचिवालय में फाइल घूम घूम कर मर जाती है। या ऑर्डर भी होते हैं तो आधे अधूरे। मैंने आपको वक्फ का ऑर्डर बताया था, उत्तर प्रदेश सरकार में एक सेक्रेटरी ने कैसे ऑर्डर कर दिया था। मैंने आपको ये भी बताया कि कैसे ये खेला करते हैं राज्यों के साथ और प्रॉपर्टियों के साथ, देशों के, हमारे लोगों के साथ। मुझे लगता है कि पूरे देश को संज्ञान में लेना चाहिए। ये विषय जितना फॉरवर्ड, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस जो ये लेक्चर है, इसको जितना फॉरवर्ड कर सकते हैं उतना करिए, ताकि लोगों का इस तरह की संपत्तियों पर ध्यान जाए और वो राज्य सरकारों को चिता सकें कि ये संपत्ति सरकारी है, ये संपत्ति इस इंस्टीट्यूशन के पास क्यों है, ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बनाकर ये प्रॉपर्टी क्यों चल रही है, ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशन फर्जी यहां क्यों चल रही है, ये संपत्ति राज्य में विलय क्यों नहीं होती, इसका उपयोग राज्य के नागरिकों के विकास के लिए क्यों नहीं होता। विकास योजनाओं के लिए जमीनें आवश्यकता पड़ती है, आप अधिग्रहण करते घूमते हैं, शहर के बीचों बीच में आपको ऐसी बहुत सारी संपत्तियां मिल जाएंगी। और मुझे लगता है कि आप में से जिस किसी को भी ये इसके कुछ पेपर्स होंगे, कुछ जानकारी होगी, कुछ कोई फंसा होगा, कोई मैटर निकला होगा, वो मुझे भी मेल के द्वारा सूचित जरूर करेंगे कि ये विषय है। उससे मेरा ज्ञानवर्धन होगा और फिर हम उस पूरे देश को उस विषय को बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।